हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है। अगर क्लास की बात करें तो एक टॉपिक एक क्लास, यानी कि एक टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लास रहेगी आपकी। जैसे आज का जो टॉपिक है पोषण, पोषण के जो भी टॉप 20 एमसीक्यू हैं वो हम लेकर आ गए हैं। पोषण टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं तो वो सारे हम लेकर इसमें इस क्लास में आ गए हैं। और अगर हम पोषण एवं स्वास्थ्य से बात करें तो 55 यानी 55 नंबर के क्वेश्चन आपके पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आएंगे। इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है और जिसमें ये जो सीरीज है वन टॉपिक वन क्लास रखी गई है। तो जो माताएं एवं बहनें हमारी क्लास में नहीं है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आते हैं। और जिन माताओं एवं बहनों को हमारे क्लास की पीडीएफ चाहिए, यानी सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए है कि पोषण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। पोषण की परिभाषा निम्न में से कितने किसने दी? ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसने पोषण की परिभाषा दी है, पोषण की जो परिभाषा है वो किसने दी है? ये आपके ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जेई पार्क ने पोषण की जो परिभाषा है, यह जो परिभाषा है पोषण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है, यह वाली जो परिभाषा है ये परिभाषा जेई पार्क ने दी थी। ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो एंटोनी लॉरेंट डी लावोइसिए को पोषण और रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो पोषण और रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो एंटोनी लॉरेंट डी जी हैं। इन्होंने 1770 में चयापचय की खोज भी की थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि पोषण को कितने प्रकार हैं, यानी पोषण के जो है कितने प्रकार में बांटा गया है पोषण को, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो प्रकार से पोषण को बांटा गया है। इसमें अगर बात करें तो पोषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा बात करें तो विषम पोषी पोषण होता है। ठीक है। स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और विषम पोषी को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। स्वपोषी में क्या होता है, स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। जबकि विषम पोषी यानी हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो पोषण में जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। ये बाकी जो हेट्रोट्रॉफ वगैरह होते हैं ये सारे दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इधर आप देख सकते हैं सबसे पहले घास है, घास के ऊपर जो है टिड्डा, ये आप दिख सकता, ये आपको डायग्राम में टिड्डा दिख रहा है। घास के ऊपर टिड्डा डिपेंड है, फिर टिड्डे के ऊपर जो है मेढक डिपेंड है, मेढक को सांप खाता है तो मेढक के ऊपर सांप डिपेंड है, फिर सांप को ये बाज यानी चील जो है वो खाता है, उसके बाद चील को फंगाई कवक जो होते हैं ये खाते हैं। तो ये प्रोसेस, इसका जो चक्र है ये चलता है, फूड चेन इसे बोलते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषण तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो वह डैश डैश कहलाता है, यानी जिस पोषण में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो वह कौन सा पोषण कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अत्यधिक पोषण, यानी कि अत्यधिक पोषण को ही, जिसमें पोषण तत्वों की मात्रा अधिक होगी उसको अत्यधिक पोषण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें सुपोषण की बात करें तो पोषण क्या होता है, तो किसी जलाशय में पोषक तत्वों का बढ़ना सुपोषण होता है। ठीक है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं जलाशय में जो काई जिसे बोलते हैं, ग्रीन कलर की जो है, ये इसका बढ़ना ही सुपोषण कहलाता है। ठीक। कुपोषण की बात करें तो कुपोषण आप सभी को पता होगा कि यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं मिलते, कुपोषण हो जाता है। बच्चे को देखिए कुपोषित है, कुपोषण से पीड़ित बच्चा है। ठीक है। अल्प पोषण की बात करें तो जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, मतलब भोजन मिलता है लेकिन कम मात्रा में, तो उन्हें अल्प पोषण के रूप में रखा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए पाचन तंत्र के अंतर्गत कितने चरण आते हैं, यानी जो आपका पाचन तंत्र होता है उसमें कितने चरण होते हैं, जब हम भोजन जो करते हैं उसको पचाने में टोटल कितने चरण होते हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 5 चरण होते हैं। इन पांचों चरण के बारे में बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र के 5 चरण शामिल हैं, वे निम्न क्रम है। सबसे पहले बात करें तो इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण जिसे बोलते हैं, इंजेशन होता है। ठीक है। अंतर्ग्रहण, फिर डाइजेशन होता है यानी पाचन, फिर एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, फिर कंपेक्शन यानी स्वांगीकरण होता है, फिर डिफेक्शन यानी उत्सर्जन। ये 5 जो चरण है इस प्रक्रिया से गुजर के आपका भोजन पचता है। इधर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 5 चरण के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो पोषण संस्थान है यानी एनआईएन की बात की जा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो मुख्य संस्थान है कहाँ स्थित है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में इसका मुख्य संस्थान स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एनआईएन एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुवाद अनुसंधान केंद्र है जो हैदराबाद में है, और भारत में, मतलब यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। इसे 1958 में स्थापित किया गया था।
इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1958 में। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार दैनिक आहार योजना के लिए खाद्य पदार्थों के अंतर्गत हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वह कितनी मात्रा में चाहिए? डेली की बात की जा रही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 100 ग्राम आपको डेली हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी एनआईएन के थ्रू द डेली डाइट प्लान शुड इंक्लूड 100 ग्राम्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी सब्जियां हैं आपको 100 ग्राम्स डेली अपने खाने में इंक्लूड करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार दैनिक आहार योजना के लिए खाद्य पदार्थ के अंतर्गत वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी आपके जो डेली भोजन करते हैं उसमें वसा की मात्रा डेली कितना होना चाहिए? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 5 ग्राम वसा आपको डेली अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए, उतना आपकी भोजन में वसा की मात्रा होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार 0 से 6 मंथ के लिए आदर्श आहार माना, यानी जो शिशु हैं 0 से 6 माह के उनके लिए आदर्श आहार जो है क्या माना गया है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, दूध जो है वह 0 से 6 वर्ष 0 से 6 माह के बच्चों के लिए आदर्श आहार माना गया है। तो इसमें आगे बात करें तो स्तनपान करने वाले शिशुओं को आपके दूध से ही सभी पोषण और हाइड्रेशन मिल जाता है, उन्हें किसी अन्य पेय या खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये निम्नलिखित में से सभी आयु वर्गों के लिए यानी सभी आयु के वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाला अनुपूरक आहार कौन सा होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध जो है वो सभी के लिए अनुपूरक आहार होता है और सभी आयु के वर्ग के लोगों के लिए। तो इसमें आगे बात करते हैं तो कैल्शियम यानी दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है या हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है। दूध में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। प्रोटीन की बात करें तो दूध में प्रोटीन भी होता है। विटामिन की बात करें, विटामिन कौन कौन से होते हैं दूध में? तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई यह दूध से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो खनिज तत्व हैं तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और लैक्टोज जो है यह भी दूध से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए पोषण के लिए प्रमुख खाद्य वगैरह जैसे अनाज, यानी कि पोषण के लिए जो प्रमुख खाद्य हैं जैसे कि अनाज हो गया, गेहूं, चावल और उनके उत्पाद के मुख्य रूप से जैसे गेहूं चावल से बने उत्पाद जो हैं उनसे पोषण तत्व पाया जाता है। उनमें किस प्रकार का पोषण तत्व पाया जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो क्या उनमें प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन बी क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ऑप्शन सी क्या उनमें वसा पाई जाती है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं और चावल दोनों में। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करते हैं तो गेहूं और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होता है। गेहूं में विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता है। वहीं चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। ये आपका राइट आंसर बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 5 प्रमुख खाद्य वर्ग में से साबुत अनाज यानी सीधे जो अनाज होते हैं निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो साबुत अनाज होते हैं वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी के जो है ये साबुत अनाज सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इधर आप देख सकते हैं होल ग्रेन्स प्रोवाइड आयरन एंड मेनी बी विटामिन, यानी कि इसमें जो ग्रेन होते हैं साबुत अनाज जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन यानी लोहा और विटामिन बी की भी मात्रा मिलती है। ठीक है। और साथ ही इसमें आपको फाइबर भी मिलता है। इधर आप ये साबुत अनाज देख सकते हैं, सारे अनाज आपको डायग्राम के माध्यम से हमने दिखाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए कि भोजन में अंडे को शामिल करने के पोषण प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त विकल्प है, यानी भोजन में आपको अंडा शामिल करने का सबसे उपयुक्त विकल्प होता है क्योंकि इसमें अधिकांश पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक पोषण तत्व इनमें नहीं पाया जाता, वो कौन सा है ये आपको बताना है। अंडे में भी सारे पोषक तत्व लगभग पाए जाते हैं लेकिन इनमें से एक पोषक तत्व नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी जो है वो अंडे में नहीं पाया जाता, बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीज अंडे में पाया जाता है। जो अंडे में येलो वाला भाग पार्ट देखते होंगे आप अंदर जो येलो वो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है वो प्रोटीन होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे बात करें तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा खट्टे फलों में, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, अंगूर, कीवी, टमाटर, ब्रोकली, इन सारी चीजों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि शुद्ध घी को तुलना में यानी शुद्ध घी की तुलना में मक्खन में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा अच्छा होती है, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध घी की तुलना में मक्खन विटामिन ए का बहुत अच्छा विकल्प है। घी से ज़्यादा मक्खन में विटामिन ए की मात्रा होती है। वैसे ही चीनी की तुलना में गुड़ डैश डैश का अच्छा विकल्प है, यानी चीनी की तुलना में गुड़ किसका अच्छा विकल्प है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, लोहे
का जो अच्छा विकल्प होता है गुड़ होता है। ठीक है, चीनी की तुलना में लोहे का जो अच्छा विकल्प यानी आयरन का जो अच्छा विकल्प होता है गुड़ में होता है। फिर इसमें आगे बात करें गुड़ में और क्या क्या पाया जाता है, तो गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी गुड़ में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को भोजन में शामिल करना आवश्यक है, लेकिन इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यानी आपको ये भोजन में तो शामिल करना है अपने, लेकिन इससे किसी भी प्रकार की बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेशा यानी कि फाइबर जो होते हैं, इनको आपको भोजन में शामिल करना है, लेकिन इनसे आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। फिर फाइबर की बात करें तो फिर ये आपकी बॉडी में करते क्या है, तो फाइबर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पेट की सेहत अच्छी रखता है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों से फाइबर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, संतुलित आहार के अंतर्गत प्रतिदिन हमें शारीरिक वृद्धि और निर्माण करने के लिए कौन सा आहार लेना आवश्यक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है राजमा, सोयाबीन, ऑप्शन बी तरबूज, संतरा, ऑप्शन सी पालक, सरसों या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे चीज़ आपको लेना है प्रतिदिन हमें शारीरिक वृद्धि और जो हमारा शरीर है उसके निर्माण के लिए। ठीक है, राजमा सोयाबीन भी लेना है, तरबूज संतरा भी, पालक सरसों, ये सारी चीज़ आपको लेना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इनमें से त्वरित ऊर्जा के लिए आवश्यक खाद्य पोषण कौन सा है, तत्व कौन सा है। ये आपका ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन ए की बात करें प्रोटीन, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी फल या ऑप्शन डी वसा और चीनी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। वसा और जो चीनी है त्वरित ऊर्जा के लिए खाद्य पोषण आवश्यक होता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो वसा और चीनी अगर आप खा लेंगे तो इनसे क्या है तुरंत ऊर्जा आपको मिलेगी। अगर इसमें अगर ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट होता तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट लगाना था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा तुरंत ऊर्जा के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। जो कि अगर फल में बात करें तो केला हो गया, बाकी अगर ऐसे बात करें तो आपको मिलता है ब्रेड हो गया, चावल, पास्ता, आलू, इन सारी चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इससे आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है, इससे आपको तुरंत आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है, यानी इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा एक भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। तो ये जो आपके ऑप्शन दिए गए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अपने बच्चों को भोजन करवा के माता और पिता जो है यानी माता जो है उनको संतुष्टि प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद जो संतुष्टि होती है वो सिर्फ माता को ही होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी होते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पौधा जो है ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी होता है। हमने आपको ऊपर भी बताया कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं दो पोषण के मुक्त होते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी जो है पौधे होते हैं और विषम पोषी की बात करें तो पशु और मानव और कवक ये सारे जो है विषम पोषी में आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अधिक मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य समूह कौन से हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चावल, ब्रेड, गेहूं से बने उत्पाद जो है सर्वाधिक मात्रा में खाए जाने वाले उत्पाद होते हैं। ठीक है, चावल, ब्रेड, गेहूं से बने उत्पाद। ठीक, उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि ANIN के थ्रू अनुसार दैनिक आहार योजना के अंतर्गत 30 ग्राम दाल, अगर आप भोजन में 30 ग्राम दाल जो है डेली लेते हैं, शामिल करने से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 30 ग्राम दाल आपके भोजन में, अगर आप अपने भोजन में 30 ग्राम दाल इंक्लूड करते हैं तो आपको कितने जो कैलोरी ऊर्जा है मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। 100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 30 ग्राम दाल से आपको 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इधर आप इमेज में इधर आप डायग्राम में इमेज में दालों की फोटो देख सकते हैं। फिर अगर हम दालों की बात करें तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। कई अध्ययनों के मुताबिक दालों से हमें चावल, गेहूं, जई, मक्का और जौ से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसकी PDF के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF, वहाँ से ज्वाइन करके चैनल फिर आप लोग ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जिन माताओं एवं बहनों को PDF से पढ़ना है। और जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम यहाँ से क्लास डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको क्लास ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।